सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण तथा परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले इनको नमन करता हूं और चार शब्द कहता हूं। जो भाषण समीर जी ने यहाँ पे दिया है वो भावनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने इतिहास के उल्लेख किया। आज ये हुआ है कि गौतम खट्टर को न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत किया गया और 7 दिन की कस्टडी उन्होंने पूछी थी, पुलिस ने 6 दिन की कस्टडी दे दी गई है। और एक तरीके से हमें एक अंधेरे बोगदे में एक चैनल में ढकेल दिया जा रहा है। इस विषय में जो वकील जो काम कर रहे हैं, नागेश जोशी जो है गोवा में, जो मडगांव बम धमाके में मेरे साथ वकील थे, या अमेय प्रभु देसाई जो है जिन्होंने वो केस बड़े कामयाबी से लड़ा था, वे वकील आज उपस्थित थे। मेरे साथ आज घनश्याम उपाध्याय आए हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने इसका जो ड्राफ्टिंग है, जो बेल अर्जी हम कर रहे हैं उसका किए हैं। तो जबकि इस विषय में एक अधिवक्ता होने के नाते, एक वकील होने के नाते हमारी कोई भूमिका है, तो कई बातें कहने में थोड़े बंधन है, क्योंकि जब इस केस में हम वकील हैं तो हमारे भाषण देने पे कई मर्यादाएं आती है, क्योंकि जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस एक्यूज का जिस आरोप जिसके ऊपर लगा है, इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए। लेकिन वैसे हम कार्यकर्ता वकील हैं, हम वैसे पेट भरू का काम करने वाले वकील तो है नहीं। तो जो बातें कहनी है वो कहूंगा, जो भी परिणाम हो गए उसको भी भुगतूंगा, उसको भी परवाह नहीं करते। सबसे पहले एक बात कहता हूं कि गोवा में जो हुआ है, आज ये सभा हो रही है, इस सभा का एक ऐतिहासिक महत्व है कि यह सभा सावरकर स्मारक में हो रही है। सावरकर स्मारक में सभा होने का बहुत बड़ा महत्व यह है कि इस लड़ाई का जो रणशिंग है यह मुंबई से फूंका जा रहा है, मुंबई से हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। मुझे सवाल पूछा गया जब ये फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा था, तो कई कार्यकर्ताओं को ट्रोल हुआ। उनको पूछा गया कि मुंबई में सभा क्यों, गोवा में क्यों नहीं। वो इसलिए कि जितनी भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, यहाँ तक हो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई है, जहां पे हमने देखा है जब कम्युनिस्टों ने जो मीरठ का जो बॉम्ब धमाका हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट का जो हुआ, यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने किया, हिंदुत्वनिष्ठों ने बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ी बात है कि पंडित नथुराम गोडसे, ये सारे कार्य मुंबई से ही शुरू हुए हैं। तो इसलिए मुंबई से कार्य शुरू होना ये बहुत बड़ी बात है। और आज की सभा है, मैं ये अभिमान के साथ कहता हूं कि आज का एक ऐतिहासिक क्षण है। कितने व्यक्ति उपस्थित है, कितने श्रोता है, इससे महत्वपूर्ण यह है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं ये कोई निषेध सभा नहीं है। सबसे पहले एक बात आपको साफ साफ कह देता हूं कि जो सभा में आज आप सभी सम्मिलित हुए हो, ये कोई निषेध की सभा नहीं है। ये हमारी व्यूह रचना करने के लिए, आगे की लड़ाई लड़ने की ये तैयारी है। और जो भी गोवा में अब शुरू होने जा रहा है, इन्हें लग रहा है कि गौतम जी खट्टर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, पहले माधव को कर लिया, अब 4-5 एक आधा महीना रखेंगे। जो हालत समीर कुलकर्णी की हो गई वही हो जाएगी। 16-16 साल केस चलेगा, लोग भूल जाएंगे और हिंदू दहशत में रहेगा। ये अगर इनका सोच है तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की ये जो मुंबई की सभा है, आज लड़ाई शुरू हुई है। यह लड़ाई तब खत्म होगी जब अहिंदू लोगों की, हिंदूतर लोगों की दहशत, ये देश में जो दहशत का राज चल रहा है उसे हम खत्म करके रहेंगे। यह नहीं चलेगा। आपको बताना चाहता हूं, समीर जी ने डिसोजा का जिक्र किया। दूसरा एक बंदा है जो है चर्चिल आलेमाव। चर्चिल आलेमाव के इतिहास के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, आप गूगल पे जाके मारिए, पूरा उसका इतिहास पता चलता है। जैसे ही गौतम खट्टर जी का भाषण हुआ, वैसे ये व्यक्ति एक्शन में आ गया। रोड के ऊपर हजारों व्यक्ति आ गए, हजारों क्या लाखों व्यक्ति आ गए। अब ये हुआ कि गोवा के मुख्यमंत्री को सरेआम धमकियां दी गई। ये कहा गया कि सोमवार के पहले अरेस्ट करो, शुक्रवार के पहले अरेस्ट करो, या तो हम गोवा बंद कर देंगे। और ये धमकी देने वाले कौन लोग थे? जब पहले वहां के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक थे, गोवा के प्रमुख थे सुभाष वेलिंगकर, उन्होंने पहले जो एक भाषण दिया था, उन्हें किताब लिखी थी। जब उन पर केस बनाना था, उनको अरेस्ट करना था, उनको अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद उनको बेल भी मिली। तो उस समय जो गोवा बंद हुआ था, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए, उस समय गोवा बंद हुआ था तो पुलिस पर हमले हुए, गाड़ियां टूटी रोड पर, हिंदुओं पर हमले हुए और उसका केस आज चल रहा है। ये सारे लोग जमानत पर है और जो व्यक्ति जमानत पर है वो रोड पे आके सारे कह रहे हैं शुक्रवार के पहले पकड़िए या तो हम गोवा बंद कर देंगे। आज गोवा के मुख्यमंत्री जी को मेरा कहना है कि महाराष्ट्र राज्य में से धनंजय देसाई को तड़ीपार किया गया है, उसे बाहर निकाला गया है। गोवा राज्य के अंदर आने में प्रमोद मुतालिक के ऊपर पाबंदी है, वो आ नहीं सकता गोवा के अंदर। तो ये कौन बंदे जो गोवा में बैठ करके ऐसी गर्जना कर रहे हैं?
कि हम गोवा में ये करेंगे, बंद करेंगे। इन सबको यदि आपने तड़ी पार नहीं किया, गोवा में रहना है, अभी नहीं रहना है आपको गोवा में, इनको गोवा से निकालना पड़ेगा, इनको गोवा से बाहर निकालिए। यदि आप गोवा में शांति चाहते हो, मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप गोवा में शांति चाहते हो तो आप कानून से चलिए। ये जो लोग पिछले बंद में थे उन पर मुकदमे चल रहे हैं, जो लोग बेल पर बाहर है, यदि आपने उनके ऊपर एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर नहीं लिया तो गोवा में शांति नहीं रहेगी। यदि हम पर पाबंदी भी लगाएंगे, हम गोवा में घुस के आएंगे। याद रखिए मुख्यमंत्री कि आपको यह करना है, क्योंकि ये दहशतवादी, उन्होंने जो कहा, उन्होंने किसके बारे में कहा दहशतवादी? ये आरोप है गौतम खट्टर के ऊपर कि फ्रांसिस जेवियर एक दहशतवादी था या वास्को दहशतवादी था। उस आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि खट्टर जी का जो अपना बचाव है, जो ऐतिहासिक साधन उनके पास है, वो देने में वो बिल्कुल काबिल हैं। उनके पास काबिल वकील गए हैं। अमेय प्रभु देसाई जैसे जो वकील है, जो गोवा के सबसे बढ़िया वकील में से है, नागेश जोशी सबसे डेडिकेटेड और सबसे त्यागी वकील है, उनके साथ है। यहाँ पे घनश्याम जी है। तो उस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कितना तथ्य है, लेकिन जो व्यक्ति उनके विरोध में रोड पे आए हैं, जिन्होंने गोवा बंद का ऐलान किया है, लाखों लाखों का मोर्चे निकाले हैं, वे लोग दहशतवादी हैं। आज वो शांति के मार्ग, शांति की बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए यदि हम चुप रहे और यदि सत्ता इनके हाथ में आई तो घर में घुसकर हमें गोली मारेंगे। ऐसे दहशतवादी, मैं खुल करके कहता हूं, यदि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो गोवा बंद का ऐलान हुआ है, हमें कहना पड़ेगा गोवा खोला किसने था? पीटर अल्वारिस नाम का जो स्वतंत्रता सेनानी था, जो महाराष्ट्र के पक्ष में था, जो हिंदुओं के पक्ष में था, हिंदू और ईसाइयों की यूनिटी की बात करता था। आज पीटर अल्वारिस का कोई मेमोरियल, कोई स्मृति चिन्ह गोवा के अंदर नहीं है। तो गोवा का अगर साहेब कोई है तो पीटर अल्वारिस है, अगर गोवन है तो। यदि भारतीय कोई है तो हमारे संभाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज, जो गोवा के हैं, जो जैसे अभयवर्धक जी ने अपने टीवी के जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, रील जो उनकी आई थी वीडियो, उसमें उन्होंने कहा था कि गोवा के जो साहब जो गोवा के हैं वो छत्रपति संभाजी महाराज है, जिन्होंने उनका धर्म बचाया है। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति बन नहीं सकता। अब और एक गंदी बात इन्होंने कही है, भाईले बाहर के लोग आके कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड का एक नागरिक वो बाहर वाला है, और स्पेनिश नागरिक जो घुस के आया था, जिन्होंने अत्याचार किए, वो फ्रांसिस जेवियर गोवा का हो गया। कहां पे जन्म हुआ था फ्रांसिस जेवियर का? पेटना में हुआ था, मापसा में हुआ था, बड़गांव में हुआ था, वास्को में हुआ था, पणजी में हुआ था, धारगल में हुआ था। कहां जन्म हुआ है उसका? तो इस व्यक्ति को आप अपना मान रहे हो, ये एक देशद्रोह है। मैं कह रहा हूं, इन्होंने देशद्रोही कृत्य किया है। हमें अगर आप बाहर के कहोगे और उसको अंदर वाला कहोगे तो ये हम चलने नहीं देंगे। आपको बाहर कैसे निकालना है गोवा से हम जानते हैं। हमारी दया से आप वहां पे रह रहे हो। जो व्यक्ति हमें बाहर का कह रहा है उनको गोवा से खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। इसलिए यह आंदोलन है, यह आंदोलन की दिशा आज हमें तय करनी है। आज हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दबाव बनाया है और जिस तरीके से गवर्नमेंट को, हमारी गोवा के सरकार को इन्होंने झुका दिया है, अगर हम इसे सहन करेंगे तो मालेगांव जो समीर जी ने कहा एक घटना है, ऐसी 100 घटनाएं होंगी। केसेस के बाद केसेस बनेगी। इस केस में भी जो ट्रोलिंग हुआ है, जो जब अभय जी ने जब भाषण दिया तो कहा गया कि इसी को अरेस्ट कर लो, आप लोग दहशतवादी हो। श्री राम जी के विषय में, श्री कृष्ण जी के विषय में गंदी गंदी बातें कही गई है। कोई एफआईआर गोवा गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो हमारे लिए एक शुरुआत है। अगर ये लोग इसे एक टेस्ट केस बनाना चाहते हैं, एक मिसाल बनाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अब देखिए ये लेबोरेटरी हो गई। इन्होंने मोदी जी पर आरोप कहे थे गोधरा लेबोरेटरी, आज एक गोवा लेबोरेटरी बनी है। यदि गोवा में हमने हार मानी तो पूरे देश में हिंदू हार जाएगा, पूरे देश में हिंदुओं पर केसेस बनेंगे। तो गोवा लेबोरेटरी में हमें सारी ताकत से शामिल होना है। हमें कोई कानून तोड़ना नहीं है, हम कानून तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर एक बार गोवा बंद का किसी ने ऐलान किया और गोवा बंद के लिए कोई रास्ते पर उतरा और वहां पे कोई हिंसा हो गई तो उसका उत्तरदायी हम नहीं है। हम हिंदुओं को आह्वान करेंगे, हम गोवा जाएंगे और उनको कहेंगे कि जो गलतियां आपने सुभाष वेलिंगर के समय की वो बहुत बड़ी गलती थी। मेरे जो गोवा के हिंदू भाई है उनसे मैं कहूंगा कि जो गलतियां आपने सुभाष वेलिंगर के अरेस्ट के समय की, उनको हिरासत में लेते समय, उससे जो अपना जो दुश्मन है वो अपने आप को काबिल समझने लगा है।
और वो दुश्मन ने मान लिया है कि कितना भी पीटिए, कितना भी मारिए, हिंदू झुकेगा। तो ये जो धमकी दी और हमारा चीफ मिनिस्टर डर रहा है, चीफ मिनिस्टर सोच रहा है कि अब बंद करेंगे मेरा पद चला जाएगा, और ये डर के वजह से, इस भय के वजह से हमेशा हिंदुओं पर अत्याचारी होते रहेंगे। तो जब अगला बंद का कॉल आएगा तो मुख्यमंत्री को कहना है झुकिए मत, होने दीजिए बंद, और हम हिंदू देखेंगे गोवा कौन बंद करता है। अगर किसी ने बंद की कोशिश की और उसमें से हिंसा हो गई तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हम बंद होने नहीं देंगे। फिर से कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि देश को बंद करना, एक राज्य को बंद करना, ये गुनाह है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और आप बंद की धमकी दे रहे हो, आप जमानत पे हो और धमकी दे रहे हो, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है। तो आज ये जो सभा है, नाम है गोवा हिंदू रक्षा मंच। हमें रक्षा करनी है। हम एक ऐसे भूमि से है जहां से लोग गए हैं, काशी तलक जाकर के वहां के मराठी लोग लड़े हैं, मराठी हिंदू लड़े हैं, बाकियों को साथ लेके लड़े हैं, पानीपत जाकर के लड़े हैं, दिल्ली को हमने झुकाया है। अब समय आया है कि यदि गोवा में कोई धर्मद्रोही, कोई देशद्रोही है तो उसको सबक सिखाने के लिए हमें गोवा जाना पड़ेगा। मार्च ऑन टू गोवा, ये हमारी स्लोगन होने वाली है और इसके लिए आज की सभा है। आज यहाँ पे हम जमा हुए लोग, जब ये सभा खत्म होगी तो एक निर्धार करेंगे। ये कोई एक मंच, एक दिन की मीटिंग के लिए नहीं है। हम वहां के आर्च बिशप को चिट्ठी लिखेंगे, हम आर्च बिशप को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि आपके चर्च का पादरी, आपका फादर वहां पे जाके मोर्चे को लीड कर रहा है, आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। यदि आप चर्च करके उसमें घुस रहे हो तो क्या इस विषय में आपने अधिकृत भूमिका ली है? यदि अधिकृत भूमिका नहीं ली है तो उस पादरी को नौकरी से निकालिए। या तो कोई प्रसंग हुआ तो हमसे ये ना कहे कि आप लोग चर्च के अंदर क्यों आए, आप मत कहिए, क्योंकि एक इलीगल एक्टिविटी, एक बेकानूनी कृत्य उस पादरी ने किया है। ऐसे लोगों के साथ आपका पादरी घुमा है जो लोग गुनहगार है, जो देशद्रोही है, जो जमानत पर है, जिन्होंने पहले गोवा बंद किया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुंबई जैसे शहर के बारे में कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे इसको बंद कर सकते हैं। उसके पहले कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस कर सकते हैं, दत्ता सामंत कर सकते हैं। इनके मुकाबले गोवा जैसे एक संवेदनशील राज्य में ऐसे जो चिंधी चोर लोग हैं, रास्ते के बाजू में हमारे भीख पे जीने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं के भीख पे जीने वाले, मैं सभी ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिसमें कोई स्मगलर है, कोई चिंधी चोर एडवोकेट है। ये लोग आके कह रहे गोवा बंद करेंगे, क्या हिंदू इनकी दया पर जिएगा? कतई नहीं, हिंदू किसी के दया पर नहीं जिएगा। और यह निर्धार हमें करना है। तो 3-4 बातों पे आज ये सभा खत्म होने के उपरांत हमें निर्धार करना है। पहला निर्धार, जैसे समीर जी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर मार्च ऑन टू गोवा करेंगे, गोवा जाएंगे। दूसरा, गोवा के अंदर हमारे जितने कार्यकर्ता है उनको संगठित करके यह कहेंगे कि आगे से हिंदुओं के विषय में, हिंदुओं के विपरीत विषय में, हिंदुओं के विरोध के विषय में कोई गोवा बंद का ऐलान होगा तो उस बंद को हम हताहत कर देंगे, वो बंद हम होने नहीं देंगे। और वहां अगर हिंसा भी हुई तो पूरा उत्तरदायित्व तो शासन का है, क्योंकि हम हिंसा किसी गुनाह के लिए नहीं कर रहे, हम गोवा चालू रखने के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे दुकान में आके, हमारे शॉप में आके, हमारे ऑफिस में आके, हमारे गाड़ियों के पास आके कोई बंद करना चाहता है और हिंसा के रूप से करना चाहता है तो हिंसा का प्रत्युत्तर हम हिंसा से ही देंगे। हम बंद करके घर जाकर के कोई एफआईआर करने नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस हमारा एफआईआर ले नहीं रही है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है, अपना बचाव करना हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे हम मीटिंग ले रहे हैं, समझो 100 लोग आ गए और कहा कि ये मीटिंग बंद कर दीजिए, तो क्या हमें एफआईआर करना चाहिए? उस व्यक्ति को यहीं पे पीटना चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरा संवैधानिक अधिकार जता करके मीटिंग ले रहा हूं। आप यहाँ पे आए हो तो मैं तो बिल्कुल हाथ चलाऊंगा। जो भी हिंसा होगी वो मैं न्यायालय के सामने डिफेंड करूंगा। मैं पुलिस पर और सरकार पर विश्वास नहीं रखता। जो भी चीज इन्होंने इनके साथ की है, जो भी बात खट्टर के साथ हुई है, बहुत गलत हुई है। 7 साल के नीचे सजा है। इसके विषय में थोड़े समय के बाद जब होगा रंजीत जी का स्पीच, तो शायद उपाध्याय जैसे व्यक्ति लोगों से बात करते समय ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कहता हूं कि 7 साल से जब कम सजा है, 3 साल की, भाषण तो वो दे चुका है, तो आपको कस्टडी किस लिए चाहिए? आपने पुलिस वहां भेजी, 18 साल के लड़के को पकड़ा, चेहरे पे बुरखा डाल के आपने उसको घुमाया, उसकी मानखंडना की। आप सोचिए, जो लॉ के फर्स्ट ईयर का 5 इयर्स कोर्स का स्टूडेंट है, यदि एक प्रदेश से उसको उठा के लिया जा रहा है, उस बच्चे को भाषा नहीं आती,
उसके समर्थन में ऐसा कोई नहीं जो आर्यन खान के समर्थन में थे, जो कह रहे थे आर्यन खान बच्चा है, ड्रग लेने वाला बच्चा है। लेकिन जो हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक संस्कारी घर का लड़का है, खत्तर क्षत्रिय समाज से आता है, उसके बारे में यह कहने के लिए कोई विचारवंत आज तैयार नहीं है। तो ऐसे लड़के को लाया। फिर जब गौतम खट्टर जब गए थे तो ऋषिकेश पुलिस भेजी। मेरा ये अनुमान है कि गोवा सरकार ने 70-80 लाख इसके ऊपर खर्च किए हैं। लोग फ्लाइट में गए हैं, वकीलों को एंगेज किया। और सबसे गंदी बात यह है कि जब रिमांड का अर्जी होता है तो आलेमाव का जो भाई का लड़का है, जिसके बाप को स्मगलिंग के एक इसमें गोली मार के पुलिस ने मारा था, कस्टम ऑफिसर ने, वो आकर के अपने वकील वहां पे भेज रहा है और वो वकील वहां पे बहस कर रहे हैं। आपको अधिकार किसने दिया? क्या गोवा में कानून का राज है? आलेमाव के वकील वहां पे क्यों आए? अगली बार जब मैं बहस करूंगा और ऐसे कोई आलेमाव का वकील आएगा, मैं न्यायाधीश महोदय से कहूंगा इसको अधिकार नहीं है, ये नहीं कह सकता बहस, और फिर भी बहस की तो मैं इसको उठा करके बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा जो है अधिकार मुझे दिया है, मैं आप हनन नहीं कर सकते। यदि गलत कर रहे, न्यायालय की अनुमति लीजिए तो लगाइए मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस। ये हम डरने वाले नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहां से स्पीच दे रहा हूं, भेजिए आपका पुलिस और उठाइए मुझे मुंबई से, है हिम्मत तो करिए, मैं बैठूंगा उस जेल में और देखिए आपका क्या होता है। आज यदि हम शांत रहे तो मणिपुर लेबोरेटरी फिर गोवा में बनेगी, फिर ईसाइयों का और हिंदुओं का लड़ाई होगा। और इसमें और एक गंदी बात है जो भाजपा के बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक बात ऐसी है कि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक कमीना है बारामती का, उसको न्योता दे दे करके लाए। सबसे भ्रष्टाचारी और अनीतिमान आदमी है, आज वो संत बन चुका है मौत के बाद, और उसका कहीं पे मेमोरियल बना रहे हैं, शायद 200-300 करोड़ वहां पे भी खर्च करेंगे। अब सत्ता के लिए कोई आपको एडजस्टमेंट करनी है तो करिए आप, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी आप कर रहे हो, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको भ्रष्टाचार को बुला बुला करके ला रहे हो। आज गोवा में क्या हुआ है? ये जो स्मगलर है गोवा के, जो भ्रष्टाचारी है, अनीतिमान है, आज गोवा में पूरी मेजोरिटी है। लेकिन एक वर्ग को ऐसे लग रहा है फिर भी हम उस स्मगलर को हमारे पार्टी में लाएंगे तो एकदम सेफ हो जाएंगे। मतलब ये बात ये हो गई कि महाराष्ट्र में पहले जो शिवाजी महाराज छत्रपति थे, इन्होंने इस परंपरा को छेद दे दिया। बहुत सारे राजाओं में परंपरा थी कि अपनी बेटी जो है वो मुसलमान राजा को देते थे, कहते थे कि हमने तो बेटी दे दी, हमारा खून कोई गंदा नहीं हुआ, हमने बहू नहीं लाई, हमारी बेटी दे दी तो हमारा खून रह गया और हम सेफ भी रहे। शिवाजी महाराज ने इस परंपरा को तोड़ दिया, मराठा सरदारों ने इस परंपरा को तोड़ दिया। यह परंपरा जहां की भाजपा जो है उसका अनुपालन कर रही है कि हम ऐसा करेंगे कि सभी को ले लेंगे, अपनी सारी विचारधारा छोड़ देंगे ताकि हम सेफ रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदू सेफ नहीं रहेगा तो भाजपा सेफ नहीं रहेगा। आज गोवा में हुआ है, कल जाके मुंबई में होगा। एमएफ हुसैन का बात मैंने कहा था, एमएफ हुसैन एक विकृत आदमी था, मां मर चुकी थी जब 1 साल का था, मौसी ने बड़ा किया। तो साइकोलॉजी में है, अब एनालिसिस करते हो, दाभोलकर जी कहते थे सवाल पूछिए, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप जो हमारी चिकित्सा का विषय है, धर्म चिकित्सा, सिर्फ हिंदू धर्म की चिकित्सा करोगे, अन्य धर्मों की नहीं करोगे और दहशत करोगे, नहीं चलेगा। यहाँ पे ये हुआ था कि एमएफ हुसैन बहुत बड़ा पत्रकार बना, सारे नग्न चित्र सरस्वती माता के निकालता है, लक्ष्मी जी के निकाल रहा है, भारतीय जो भगवान है उनके निकाल रहा है, जो पंडित है ब्राह्मण उसका निकाल रहा है, लेकिन मुसलमान स्त्री को पूरे बुरखे में बता रहा है। तो उसने कहा मेरा धार्मिक स्वातंत्र है। फिर उसने किया कि उसने एक मूवी निकाली, मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज, उसमें एक गाना था या मुस्तफा या मुस्तफा। तो मुसलमानों ने कहा हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो इसने कहा कि मैं पहले मुसलमान हूं, फिर मैं एक आर्टिस्ट हूं, उस फिल्म को मैं रद्द कर देता हूं। ये इसकी औकात थी। और ये बात ये थी कि इसके मौसिक पास पड़ा, जब ऐसा होता है बहुत बार कि किसी का बच्चा है तो उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज होता है। तो एमएफ हुसैन का वो केस था कि जो महिलाओं ने उसको बड़ा किया वो मां तो नहीं थी, तो उसको सेक्सुअली अब्यूज हुआ था, और इसलिए उसके मन में एक विकृति स्त्री के बारे में थी। जैसे स्त्री को देखता था तो उसको नग्न रूप में वो देखता था, तो वो उसका एक वीकनेस था। लेकिन हमारे लोगों ने उसको सर पे बिठा लिया। एमएफ हुसैन पे कोई केस नहीं बना, जकीर नायक पे कोई केस नहीं बना। जकीर नायक जब देश से भाग चुका उसके बाद उसको हमने टेररिस्ट घोषित किया, उसके पहले हम कर भी नहीं पाए, तो उसको अरेस्ट यहाँ की पुलिस ने नहीं किया। यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो फेसबुक में पोस्ट डाला पुणे में 2014 में, जिसमें 2013 में, जिसमें धनंजय देसाई को 5 साल अरेस्ट हुए थी मोहसिन शेख के मर्डर में, निर्दोष निकले। लेकिन आज तक वो फेसबुक पर शिवाजी महाराज के विषय में किसने लिखा वो गुनहगार नहीं मिले। तो आज ये सभा जब खत्म होगी, अब रणजीत जी बोलेंगे, 1-2 वक्ताओं को 5-6 मिनट जो भी कहना है मनोगत शॉर्ट में हम कहने देंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे एक रिजोल्यूशन करेंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं।
एक 5 मिनट में हम तय करेंगे कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा, और ये हम गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेंगे कि यहाँ पे एक सभा हुई है और ये हमारे निर्णय हुए हैं। इतना ही मैं कहूंगा। आज लड़ाई का जो रणसिंह है, वो रणसिंह हमने यहाँ पे फूका है, हमने शुरुआत की है और ये लड़ाई हम आगे लेके जाएंगे। इतना ही मैं कहता हूँ, दहशत का राज हिंदुओं पर नहीं चलेगा, अब खत्म हुआ है। हिंदुत्व बचेगा तो ही हिंदू बचेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, भाजपा से हमें कोई बैर नहीं है भाजपा को। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि हिंदू मत पर जाइए, हिंदुओं के वोट से आप चुनकर भी आएंगे, लेकिन यदि आप वोटों के लिए किसी का लांगुल चालन करते हो, किसी की चाटुकारी करते हो, तो आपकी सत्ता भी जाएगी, न माया मिली न राम। मराठी में कहना है गाढ़व गेले ब्रह्मचर्य गेले। ये आपकी हालत होने वाली है और वो हालत हम आपकी करेंगे। आप संभालिए, समय पर संभालिए। और पहले खट्टर के विरोध में जो हमने पूछा है, जो बाकी कार्रवाई जो ईसाइयों ने हमारे खिलाफ पोस्ट डाले, सभी को अरेस्ट करिए, लोगों को तरीपार करिए। उस जो स्मगलर वहां का नेता है उसको पकड़िए। वो जो फादर है उसके बारे में आर्च बिशप जब आपको मिलने आता है, आर्च बिशप जाके मुख्यमंत्री को मिलता है, तो आर्च बिशप को बुलाइए, उसको कहिए यदि वो फादर को आपने नहीं निकाला तो मैं शांति गोवा में नहीं रख सकता। जो पादरी वहां पे गया है उसको यदि नौकरी से वेटिकन चर्च ने नहीं निकाला तो शांति की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, यह मुख्यमंत्री को उसको कहना पड़ेगा और हम उन्हें कहने पे मजबूर करेंगे। यदि आप वो आर्च बिशप को ये नहीं कहते तो फिर आप आगे से आर्च बिशप को नहीं मिलेंगे। अगर आप आर्च बिशप को मिलेंगे तो हम ऐलान करेंगे कि आपको वोट नहीं देना है, आपको वोट नहीं देना है। यदि क्योंकि ये इससे अर्थ होता है कि आप आर्च बिशप के सामने आप लाचार हो, आप मजबूर हो, आप उसका सुन रहे हो, आपको खरी खोटी सुना करके आर्च बिशप जा रहा है और आपका कुछ भी नहीं सुन रहा है। तो मुझे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप आर्च बिशप को बुलाइए और उसको कहिए कि जो पादरी वहां पे जाके झूठी बात बोल के आया, जिसके सामने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट किए गए, उस पादरी को पहले पदभ्रष्ट कर दे, चर्च से निकाल दे और हिंदुओं को एक संदेश दे कि हम शांति चाहते हैं। जब आर्च बिशप ने पिछली बार भी उसमें लीड लिया था, अभी भी लीड लिया है, तो मैं गोवा के आर्च बिशप को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, शांति रखना है कि नहीं रखना है आप तय करिए, आप तय करिए शांति रखना है कि नहीं है, और हम आप पर छोड़ देते हैं। आप ईसाइयों के नेता हो, आप धर्मगुरु हो, अभी आपको सोचना है कि शांति चाहते हैं या हिंसा चाहते हैं। आपने शुरुआत की है, अंत तो हिंदू करेगा। इतना ही कहता हूं और रुक जाता हूं। धन्यवाद।